नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आते हैं उनका कुछ प्रैक्टिस सेट के बारे में। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा। तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर, नवगोपाल मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, डी गिरीश चंद्र घोष। ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें से वंदे मातरम गीत किसने लिखा है, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। वंदे मातरम गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और इस गीत को क्या लिखा जाता है, ये गीत हमारा राष्ट्रीय गीत है ना, राष्ट्रीय गीत है। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम राष्ट्रीय गान बोलते हैं, वो हमारा राष्ट्रीय गान है। ठीक है, वो क्या था, हमारा जनगण मन अधिनायक जय है। तो इसमें आपका वंदे मातरम गीत के लिए कौन सही हुआ, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में किस वर्ष पारित किया गया। अब देखिए, पूर्ण स्वराज की बात हो रही है कि ऐसा कांग्रेस का कौन सा समिट हुआ जिसमें आपका ये पूर्ण स्वराज घोषित किया गया, पारित किया गया। ठीक है, इसमें था जो एक कांग्रेस का एक समिट था, ये लाहौर में सम्मेलन था इसका। ठीक है, और ये लाहौर का सम्मेलन कब था, ये 1929 में था। ठीक है, 1929 में जो लाहौर का सम्मेलन था कांग्रेस का, उसमें पूर्ण स्वराज ये पारित किया गया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अब अगर हम बात करें 1919 की, तो 1919 में क्या आपने पढ़ा था, इसमें आपने पढ़ा था द्वैध शासन। वहाँ पे द्वैध शासन की वो किया गया। सांप्रदायिक जो था एक तरीके का, वहाँ पे जो वोटिंग का अधिकार था वो कुछ लोगों को दिया गया। तो ये तुम्हारा 1919 में हुआ था। 1939 की घटना की बात करें तो यहाँ पे 1939 में क्या था, वो हरिपुरा था, जहाँ के लिए सुभाष चंद्र बोस का आपको चुनाव हुआ था कांग्रेस अध्यक्ष के लिए। और 1942 की अगर बात करें तो इसमें क्या होता, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने क्या बोला था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन है पूर्ण स्वराज के लिए, तो जो कांग्रेस का जो सम्मेलन था वो लाहौर में हुआ था, है ना, जिसमें पूर्ण स्वराज आपका घोषित किया गया था, वो हुआ था 1929 में। तो ये आपकी डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा है। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये वक्तव्य किससे संबंधित है। तो ये वक्तव्य संबंधित लाला लाजपत राय से, या महात्मा गांधी से, या बाल गंगाधर तिलक से, या सुभाष चंद्र बोस से। तो लाला लाजपत राय जो थे, उन्होंने क्या बोला था, कमीशन वापस जाओ। तो उन्होंने जो कमीशन आया था उसको उन्होंने वापस किया था, है ना। और उसके बाद जो महात्मा गांधी ने कहा था भारत छोड़ो, यानी कि काफ़ी आंदोलन में काफ़ी हाथ रहा, तो ये तो इन्होंने ऐसा नहीं कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज की बात की थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि स्वराज की डिमांड सबसे पहले किसने की, या स्वराज वर्ड सबसे पहले किसने दिया, तो वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने ही बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। फिर आता है नंबर सुभाष चंद्र बोस का। तो इन्होंने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनका आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी इन्होंने करी थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, इस क्वेश्चन से चारों ऑप्शन के बारे में हमेशा आपको पता होना चाहिए, तभी आप सही टिक लगा सकते हैं। और इसके लिए आज का ऑप्शन आप कौन सा है, सी है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि पिग्मी कहाँ के निवासी थे। तो पिग्मी क्या है, पिग्मी एक टाइप की जनजाति है, और वो जनजात जो है तो कहाँ पे रहती है, तो वो रहती है अफ्रीका में, या एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, या दक्षिणी अमेरिका में। कुछ चीज़ें हैं, तो इसमें आपका सही हो जाता है दक्षिणी अफ्रीका। तो पिग्मी कहाँ का है, दक्षिणी अफ्रीका का है। ठीक है, ये मूल निवासी वहाँ के हैं अफ्रीका के। तो यहाँ पे आपका आंसर ये सही हो जाता है, पिग्मी निवासी यहाँ के हैं। फिर आपका है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, गॉर्डन ऑस्टिन है, यह नंगा पर्वत है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं
कि आपका जो माउंट एवरेस्ट है वो भारत में स्थित नहीं है, लेकिन भारत प्रायद्वीप की बात करते हैं तब वो बड़ा हो जाता है माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर केवल इंडियन देश की बात की जाती है, भारत देश की बात की जाती है, तो आपका सही होता है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है गॉडविन ऑस्टिन, ये आपका राइट आंसर है कि भारत की सर्वोच्च चोटी है आपकी गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 6, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ पे हुआ? यूजोइक काल में हुआ, या पेलोजोइक में हुआ, मेसोजोइक में हुआ, और कैनोजोइक में हुआ। ये सब में कहीं ना कहीं अलग अलग घटनाएं हुई हैं, लेकिन अगर शिवालिक श्रेणी की बात करें तो शिवालिक श्रेणी की जो घटना हुई है वो हुई है कैनोजोइक में। तो जब भी क्वेश्चन आता है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ, तो वो था हमारा कैनोजोइक काल था। ये आपका ऑप्शन सी डी सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं इसमें कि कावेरी जल विवाद, जो जितने सारे जल विवाद हैं, ठीक है, जल विवाद में एक बार जरूर पढ़ के जाना सारे के जल विवाद किस देश से संबंधित हैं। तो जल विवाद ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच का है, या आंध्र प्रदेश कर्नाटक के बीच का है, या कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का है, या तमिलनाडु पांडिचेरी का झगड़ा है ये। तो ये विवाद आपका हुआ कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का, जिसमें कावेरी का जल छोड़े जाने के बारे में विवाद काफ़ी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर डी, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, फ्रांस से, और इसमें फ्रांस ने इसको दिया था गिफ्ट में, किसको? यूएसए को दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रांस का नाम इसे आप याद रख सकते हैं, फ्रांस ने दिया था। वीमेंस डे या नारी दिवस या वुमेंस डे, ठीक है, किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को, 14 मार्च को, 10 मई को, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को तो मनाया नहीं जाता है, तो इसमें इसका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन आपका सही हो जाता है ए वाला, 8 मार्च को। 8 मार्च को जो है ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है कि 20वीं शताब्दी में आखिरी कुंभ मेला कहाँ लगाया गया? 20वीं शताब्दी में आखिरी कुंभ मेला कहाँ लगाया गया? तो इसमें सही आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन हरिद्वार होगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है हरिद्वार। हरिद्वार में 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला लगा था। ये क्वेश्चन आया भी था एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है कि मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज़ कब मिला और नोबेल प्राइज़ किस क्षेत्र में मिला, ये आपको क्षेत्र भी याद रखना है। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ इनको किस में मिला था? शांति के क्षेत्र में मिला था, और शायद 1969 में शायद मिला था। ठीक है, एक बार इनका वो डेट या देख लेना क्या डेट है इनका। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है जन्मभूमि की, तो जन्मभूमि इनका था अल्बानिया। ठीक है, ये अल्बानिया में इनका जन्म हुआ था। ठीक, कार्यक्षेत्र इनका भारतवर्ष रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13, तो इसमें क्या है? भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? या कभी कभी लिखा होता है सिलिकॉन वैली का नाम किसे दिया गया है? तो हैदराबाद है, बेंगलोर है, मुंबई है, चेन्नई है। इनमें से ऐसे कौन हैं जिनको आपको तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बेंगलोर। बेंगलोर में क्या किया गया? बेंगलोर को आपको सिलिकॉन वैली की सिलिकॉन घाटी का नाम दिया गया था। फिर है 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है किसके? आपका पहला ऑप्शन है 10 ग्राम। 10 ग्राम के सॉरी, इसका जो ऑप्शन है सारे गलत हो गए हैं, इसके ऑप्शन गलत है। तो इसमें से क्या इसका जो आंसर होगा, वो आंसर इसका होगा आपका 10 - 12 ग्राम। ठीक है, ये आपका जो है राइट ऑप्शन होगा। 10 की जो पावर है -12। ठीक है, ये 1 पिकोग्राम के बराबर होगा। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, सारे ऑप्शन थोड़ा गलत टाइप हो गए हैं इसके। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, पहला आपका ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमिन, साइट्रिक, टार्टरिक। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल।
स्कारबिक अम्ल किसको बोलते हैं? विटामिन सी को बोलते हैं, और इसका ये राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो पहला आपका ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो इसमें देखो नाभिकीय विखंडन एक होता है, एक होता है नाभिकीय संलयन। पहली बात तो ये दो ऑप्शन आपके जो सी और डी हैं, ये आपके दोनों ऑप्शन हो जाते हैं गलत। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो इसमें जो विखंडन होता है ना, तो उसमें जो एक नाभिकीय अणु होता है, जब उसका विखंडन तो वो कई अणुओं में टूटता है। ठीक है, तो उससे जो जब यह पार्ट टूटता है तब इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और उसमें से ये फिर अणु आगे जाके फिर टूटता है, फिर आगे जाके। तो ये जो इसको कंट्रोल करने के लिए जो है जर्कोनियम या जो नाभिकीय आपके जो विद्युत केंद्र होते हैं जिनसे बिजली बनाई जाती है, नाभिकीय केंद्र, ठीक है, उनमें ये यूज होता है नाभिकीय। बट नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि नाभिकीय संलयन में कई सारे जो हाइड्रोजन के अणु होते हैं, वो इससे वाले 4 अणु हैं, वो मिल करके एक हीलियम का अणु बनाएगा। ठीक है, तो जो ये हो गया कि 4 अणु जो हैं तो एक हीलियम में कन्वर्ट हुए, तो उससे क्या होता है अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है जो सूर्य पर होती है। तो नाभिकीय संलयन की जब भी बात आती है तो हमेशा सूर्य पे होता है विखंडन, आपका जो परमाणु केंद्र होते हैं उनमें होता है। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए संलयन अगर न याद रहे तो आपको संलयन का सा लेना है। ठीक है, मतलब हो गया सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो इनको भौतिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में। बाकी अपने आप ऑप्शन पढ़ लेना, ये आपका राइट आंसर है कि जो सर सीवी रमन थे उनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था, और वो मिला था आपको कब? 1930 में। ठीक है, तो क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अब देखिए जब पानी मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और जब इसको गर्म किया जाएगा, ठीक है, क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा। तो जैसे ही ये 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो इसका घनत्व है बहुत अधिकतम होता है, इससे ज़्यादा घनत्व इसका कहीं नहीं होता है। तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। 2 ऑप्शन है, ये तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर इसका आपका ठीक है, तो इसमें आपका 4 डिग्री सेल्सियस आंसर आपका सही हो जाएगा। और कहीं कहीं कन्फ्यूजन के लिए आपको दिया होता है इसमें दिया होता है -4 डिग्री सेल्सियस, तो इससे मत जाना। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस ही आपका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन घुमाता बहुत ज़्यादा है। तो बात करते हैं भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। पहला ऑप्शन आपका है ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर मैग्नीज, फिर सिलिकॉन। तो इसमें से भूपर्पटी मतलब जो अर्थ होता है, जो अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा होता है, तो उसमें सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो आपका होता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका 1 हो गया। अब बात करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 है, या CaSO4.2H2O है, या CaSO4 × H2O है, या CaSO4 × हाफ लिख लीजिए 0.5 H2O। ये तो इसमें राइट आंसर आपका ये हो जाता है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का और फिटकरी का और नमक का ये कुछ हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके। शुष्क बर्फ़ है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में आया है ये। ठीक है, शुष्क बर्फ़ क्या होती है? ठोस पानी होता है, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, निर्जल बर्फ़ होती है, ठोस हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, इनमें से कौन होगा? तो अगर देखा जाए एक तरीके से तो ये इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये होता है हमारा शुष्क बर्फ़ जिसे हम बोलते हैं, ये आपका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव मतलब जो लोकसभा
बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, जो आपका पहला चुनाव कब हुआ था, तो 1949 में हुआ, 1950 में हुआ, 1952 में हुआ, 54 में हुआ। अब अगर देखिए यहाँ पे संविधान कब लागू हुआ था, 1949 में लागू हुआ था। तो वो क्या था, एक कुछ ही लागू हुआ था। उसके बाद जो है 1952 में ये पहला इसका आम चुनाव होता है। तो आपको 1952 आपको याद रखना है, 1952 लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाता है इसमें। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से एक का अंश है। तो भूमि विकास बैंक जो है, तो ये किसका आंसर है? और ये आपका जो है, इस पहला आपका ऑप्शन क्या है, वाणिज्यिक बैंक है। और फिर आपका है IDBI। तो आपका इसमें सही जो है, तो इसमें आपका जो है सी नाबार्ड है, और ये सरकारी उधार ढांचा है। तो इसमें देखिए, ये भूमि विकास बैंक जो है, ये कह रहा है कि इसका एक हिस्सा है या इसका कौन सा कार्य हो सकता है। तो आप इसमें वाणिज्यिक बैंक तो अब व्यापार के लिए हो गया, IDBI ये इंडस्ट्रियल के लिए हो गया, नाबार्ड ये गाँव में बैंकिंग फैसिलिटी प्रदान करने के लिए हो गया। ठीक है, ग्रामीण जितने सारे बैंक होते हैं वो ये नाबार्ड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर आपका सरकारी उधार ढांचा, मतलब ये जो किसानों को या जो खेती के लिए कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं, ज़्यादातर ये उनको अपना एक तरीके से सर्व करता है, अपनी सेवाएं देता है। तो ये भूमि विकास का जो है ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? अगर बात की जाए कि प्रति जो मतलब जैसे जो पर एरिया होता है उसके हिसाब से, और एक बात होती है कि पूरे स्टेट में। ठीक है, अगर एरिया के हिसाब से बात की जाएगी कि जो पर हेक्टेयर या इस तरीके से क्षेत्र के हिसाब से, तो उसमें आपका पंजाब आ जाएगा। अगर यहाँ पर पूरे स्टेट की बात की जाए तो आपका उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर यही सिर्फ पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक गेहूँ उत्पादक राज्य है, यहाँ पे क्षेत्रवार नहीं पूछा गया है, केवल राज्य पूछा गया है, तो इसके लिए हमारा उत्तर प्रदेश सही ऑप्शन होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन किस लगाने में मदद की है? मतलब कौन सी बैंक के माध्यम से जो ये हमारा बैंक होता है, RBI होता है, ये धन लगाते हैं। ठीक है, तो ये नाबार्ड के द्वारा धन लगाते हैं, या एक्सिस बैंक के द्वारा, या IDBI के द्वारा, या स्टेट बैंक के द्वारा। तो इसका क्वेश्चन नंबर आपका बी सही है। बी क्या कर रहा है, एक्सिम बैंक। ये जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का एक बदला हुआ नाम है। तो ये क्या करता है, ये विदेशों में धन लगाते हैं व्यापार के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन आपका A.O. ह्यूम। बाकी सारे आंसर आपके हो जाएंगे अलग। अब इसमें बात करते हैं कि परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। अब देखो नाभिक की बात कर रहा है, तो यहाँ परमाणु नाभिक में कौन कौन से होंगे? अब देखिए, परमाणु नाभिक की बात जब होती है तो एक आपका, जैसे मान लीजिए परमाणु नाभिक है, और जो इसके बाहर एक चक्कर लगाता होता है। ठीक है, तो बाहर हमेशा कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन की जगह बचे कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो P+N होते हैं, ये कहाँ होते हैं, सेंटर में होते हैं, नाभिक में होते हैं। नाभिक क्या होता है, नाभिक के केंद्र होता है। तो केंद्र में हमेशा क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा कि नाभिक में हमेशा प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो ऐबक की राजधानी क्या थी आपका, ये एक क्वेश्चन है। तो ऐबक की राजधानी के लिए बात करते हैं तो दिल्ली थी, लाहौर थी, लखनऊ थी, या अजमेर। तो इसमें से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा लाहौर। लाहौर ऐबक की राजधानी थी। और लाहौर क्या था, ये गुलाम वंश का शासक था, है ना, गुलाम वंश का शासक था, गुलाम वंश का सुल्तान था। लेकिन एक बात ये आती है, अगर गुलाम वंश का संस्थापक था तो, लेकिन ये यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा कि ये था तो संस्थापक, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं था। लाहौर के या जो सोचे जो ईरान के जो इनके पूरे मौलवी या जो सबसे इस्लाम धर्म जो हेड थे, उनके द्वारा इनको एक ग़ुलामी से जो आज़ादी का एक मिलता है। ठीक है,
एक अवार्ड मिलता है कि हाँ आप तौलिया टाइप का होता है, इसे हम नाम से याद भूल भूल गए हैं। तो वो मिलता है, तो उससे क्या होता है कि वो गुलामियत से आप आज़ाद हो जाते हो। तो जो वहाँ के खलीफा थे उन्होंने इनको नहीं दिया था, और वो दिया था किसको, वो दिया था एक जो इनके दामाद थे इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश थे तो इनको संस्थापक तो ऐबक को संस्थापक तो गुलाम वंश का माना जाता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एक वास्तविक संस्थापक की, तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, तो यहाँ पर एक वास्तविक संस्थापक तो दोनों में बहुत भेद है। और ऐबक जो था वो गुलाम था, क्योंकि और इससे वो कभी आज़ाद नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश को खलीफा ने आज़ाद कर दिया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। ठीक है, और ये पृथ्वी होती है, पृथ्वी के हमारे यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद शुक्र है, फिर बुध है। ठीक है, तो सूर्य के सबसे पास में कौन सा है, बुध है, और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। तो सूर्य का क्या है ये, शुक्र ग्रह क्या है, ये सबसे गर्म ग्रह है। तो अब ये सोचिए कि जो पास में है वो गर्म नहीं है, लेकिन जो पास के बाद है वो गर्म ग्रह है। ठीक है, इसका लॉजिक क्या हम समझाते हैं आपको बाद में, अगले आपके जो वीडियो बनाएंगे उसमें। अब बात करते हैं भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो कितनी पंचवर्षीय योजना लगी, सबसे पहले आपको इसमें बात कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद बात हम करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन का हम शॉर्ट आंसर बता दे रहे हैं। इसे 1990-95 गलत आंसर है। 1920 टू 1992-97 जो है ये आपका राइट आंसर है, बी वाला। तो जो आठवीं पंचवर्षीय योजना की जो निश्चित डेट थी वो थी 1992 से 1997 तक। और उसके बाद अगर हम प्रथम पंचवर्षीय योजना से लगा करके जो 12वीं तक थी, वो आपको डेट और उसका जो उद्देश्य है वो आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया था। ठीक है, बाकी डिटेल्स आपकी गलत हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में करते कितने, 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। आप लोग कमेंट बताइए कि लोकसभा में कितने करते हैं, और आपके विधानसभा हो गया और विधान परिषद हो गया, इनमें कितने कितने किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा, और कितने किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। फिर यहाँ पे और बात एक आती है एंग्लो इंडियन की। ठीक है, एंग्लो इंडियन, तो इनका भी आपको याद रखना है कि 2 करते हैं कि 1 किया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 33 है आपका। क्वेश्चन नंबर 33 में 10 राक युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो आपको 4 ऑप्शन है इसमें गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, और पुरुषणी है, ये और कावेरी है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। जो 10 राक युद्ध हुआ था, जिसमें जो भरत थे, जो भरत का कुल था वो विजयी हुए थे। ठीक है, और ये पुरुषणी नदी के किनारे हुआ था। और बात करते हैं कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो हुमायूं नामा की रचना बाबर ने की थी, या हुमायूं या जहांगीर या गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। और ये थी हुमायूं नामा, मतलब हुमायूं की बहन थी। ठीक है, जिन्होंने इनकी रचना की थी। और उसके बाद है कि श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ हुई थी। तो अंग्रेज़ों की। तो अंग्रेज़ों ने किसके साथ में किया था। तो अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टम की संधि की थी टीपू सुल्तान से किया था। ठीक है, हैदर तो युद्ध में मारे गए थे। जो 2 युद्ध, शायद 4 युद्ध, मैसूर के टोटल 4 युद्ध हुए हैं। ठीक है, 4 में से 2 था वो हैदर अली ने लड़े थे, और 2 जो लास्ट वाले थे वो लड़ा था टीपू सुल्तान ने। ठीक है, यही टीपू सुल्तान ही थे जिन्होंने एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संधि करना शुरू किया था अपनी सेनाओं को मजबूती देने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर आपका आता है 1897 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो 1897 का जो विद्रोह था
उसका नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है। तात्या टोपे तो ये कानपुर की तरफ थे, और खान बहादुर खान कहाँ थे? ये बरेली में थे। और उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन आप सभी जानते हैं कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये बॉम्बे में हुआ था, है ना। कौन सा पुस्तकालय था, उसका नाम बताना आप लोग। फिर है आपका 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड मिंटो ने? तो इसमें आपको लॉर्ड कर्जन का नाम याद रखना है कि कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था 1905 में। ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर आता है 39। इसमें कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? मतलब नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसा क्या होता था? तो वहाँ पे क्या होता था? बौद्ध धर्म दर्शन, मतलब जो किताबें थी वो बौद्ध धर्म के दर्शन से प्रभावित थी, और उन्हीं का जो अध्ययन है यहाँ पे किया जाता था, जिसके लिए विश्व प्रसिद्ध था उस समय के दौर में। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, कि शनि जो है, शनि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? तो ये चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, ये आपको इसके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका है 18.5 वर्ष, 29.5 वर्ष, 36 वर्ष और 84 वर्ष। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 29.5 वर्ष, है ना। तो ये आपकी जो है ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है यहाँ पे। तो ये शनि ग्रह के लिए कि शनि जो है कितना चक्कर लगाता है। अब ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है कि प्रथम उपग्रह, भारतीय का प्रथम उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट था। अब ये आर्यभट्ट था, तो ये प्रथम जो राष्ट्रीय उपग्रह था ये कब छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था आपका 10 जुलाई 1992 को, जो आपका पहला ऑप्शन सही है, 10 जुलाई 1992, और बाकी डेटेज में नहीं, आपका यही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 42। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है। दिनांक रेखा बोलो या उसे बोलो तिथि रेखा। ठीक है। तिथि रेखा भी उसे बोला जाता है। तो ये अफ्रीका से होकर जाती है, या एशिया से होकर जाती है, या प्रशांत महासागर से होकर जाती है, या अटलांटिक महासागर से होके जाती है? तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला होगा, प्रशांत महासागर से। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि की अगर बात करते हैं तो प्रशांत नगर जो बेरिंग जल संधि है वहाँ से जाती है खींची, और कहीं ना कहीं वो तिरछा भी है। ठीक है, वो होती है तिथि रेखा। और जो इंग्लैंड से होकर के जो खींची जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ग्रीनविच, जहाँ से अपना समय हम लगाते हैं। ठीक है। तो ये दो रेखाएं हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, और अगर इस बात की बात होती तो अटलांटिक महासागर वहाँ पे आ जाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तो आपका 43 है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश की जो गद्दी है लोक निवासी, मतलब जो गद्दी है वो एक जनजाति कहाँ पे रहती है? तो ये मध्य प्रदेश की है जनजाति, या हिमाचल प्रदेश की है, या अरुणाचल प्रदेश की, या मेघालय की है? तो बात यहाँ पे अगर ऐसी होती है तो ये आपका जो राइट ऑप्शन इसमें है वो सही हो जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पे गद्दी ज़्यादा, मतलब गद्दी का जो है राज्य है एक तरीके से। भारत में राष्ट्रपति चुनाव किया जाता है। अब ये कौन सा चुनाव किया जाता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है, या एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, या अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, या खुला बैलेट पेपर प्रणाली द्वारा? इसमें ये सारे ऑप्शन हैं। तो इसका जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा एकल, जो आपने पढ़ा होगा ना, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, तो वही है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। आपका इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है। एक कहीं कहीं एकल संक्रमणीय भी लिखा होता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है। ये क्या आपसे ये कह रहा है कि भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। ठीक है। भारत में जो नोट आपको दिए जाते हैं वो किस चीज़ पे? तो ऑप्शन नंबर आपका ए है अनुपातिक कोष द्वारा, न्यूनतम कोष द्वारा, स्थित विनिमय प्रणाली द्वारा, या पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली द्वारा? तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी इज राइट आंसर,
बी आपका सही आंसर है कि न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा जब भी नोट निर्गमन किया जाता है तो कुछ उसके बदले में रखा जाता है, और जितनी अर्थव्यवस्था होती है उसी का कितना प्रतिशत आपको करना है, तो वो मिनिमम होता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, ये क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कह रहा है। तो इसमें अंडवाहिनी द्वारा, गर्भाशय द्वारा, अंडग्रंथि में या योनि मार्ग में। तो हमेशा आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इस क्वेश्चन का ए सही है, अंडवाहिनी में होता है निषेचन की क्रिया। ठीक है, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। अब ये सीधी सीधी बात है, कहीं ये पूछा जाता है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किस बारे में लिखा गया है, या कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि जो अर्थशास्त्र है वो किस प्रकार का ग्रंथ है, वो राजनीतिक है कि आर्थिक जीवन पर है। तो इसका जो है एक तरीके से ये राजनीतिक नीतियाँ जो उसमें लिखी गई हैं। ठीक है, ये अर्थशास्त्र नाम केवल दिया गया है, बट है कैसा, ये पॉलिटिकली इंस्पायर्ड है। और ये क्या है, 47 क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। तो पहला ऑप्शन आपका है लोधी वंश, फिर आपका है सैयद वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन है वो भी सही होगा, सैयद वंश। जब तैमूर लंग का जब आक्रमण हुआ था उसके बाद सैयद वंश की स्थापना हुई थी भारतवर्ष में। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 48, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। मतलब ये है कि पुर्तगाली जो शासन यहाँ पे हमारे आया था, जब पुर्तगाल आए थे, तो पुर्तगालों का प्रथम जो वायसराय है, तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा अल्मीडा। अल्मीडा था जो प्रथम वायसराय था पुर्तगाली उपनिवेश का। ठीक है, एक सीरीज आप ये भी याद रखना कि किस तरीके से हमारे भारतवर्ष में ये विदेशी लोग व्यापार करने आए थे। तो पहले पुर्तगाली आए थे, ठीक है, और फिर अंग्रेज़ आए थे, फिर डैनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। ये जो सीरीज था ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आपका एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जिसे हम फॉल्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, हुंडरू। अब जलप्रपात तो बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे किसी की बात पूछते हैं ये, तो ये बात पूछ रहे हैं केवल हुंडरू की। ठीक है, केवल हुंडरू की। जो हुंडरू जलप्रपात है एशिया का सबसे बड़ा, वो कहाँ पर स्थित है, किस जगह पे स्थित है, तो वो आपका स्थित कहाँ पे है, इसमें आपका हजारीबाग है, बोधगया है, और जमशेदपुर, रांची है। तो रांची आपका राइट ऑप्शन है कि जो ये सबसे बड़ा एशिया का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो आपका कहाँ स्थित है, तो वो रांची में स्थित है। उसके बाद है विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती हैं। ठीक है, तो वो किस प्रकार के, प्राचीन मोड़दार पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत है, और अवशिष्ट पर्वत है, और ऑप्शन आपका जो डी है वो है आपका ब्लॉक पर्वत। तो इसका जो जैसे आप जानते हैं सबसे जो हमारा विश्व है, हमारा संसार है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपका है एवरेस्ट। अब एवरेस्ट कहाँ पर है, तो वो है आपका हिमालय में, है ना। और हिमालय कैसा पर्वत है, तो वो मोड़दार है ना। तो आपने देखा होगा कि जो फोल्डेड है, ये फोल्डेड माउंटेन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस तरीके से आप ये समझते हैं कि जो अगर ये बात हमें ध्यान में आ गई कि एक तो बात एवरेस्ट का नाम, दूसरा हिमालय का नाम, और हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर अपने आप सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, ये कुछ सीरीज़ थी प्रश्न उत्तर की, कोशिश की गई इसमें से अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाएं और आपका एग्ज़ाम जो है थोड़ा अच्छा हो, और बाकी आपकी मेहनत है। कुछ इसमें और चीज़ें ऐड करनी है या हमें कुछ सुधार करना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पाने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। वंदे मातरम।